स्वागत और अभिनंदन है। आज की यह कक्षा हमारी वाक्य पर आधारित होगी। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के भेद क्या होते हैं और वाक्य से किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम चर्चा पर चर्चा करते हैं वाक्य की। तो अगर हम देखें कि इस टॉपिक में वाक्य क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि शब्दों का एक व्यवस्थित समूह, शब्दों का एक व्यवस्थित समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, क्या कहलाता है, तो वाक्य कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे आपसे कहें कि इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं पदों का व्यवस्थित समूह, पदों का व्यवस्थित समूह, पदों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। यानी कि पदों का जो व्यवस्थित समूह होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ स्पष्ट हो, वो क्या कहलाता है, तो वाक्य कहलाता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे लिखना चाहें तो कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राम ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे एक स्पष्ट भाव निकल रहा है। इसलिए हम पदों का क्या कहते हैं, एक व्यवस्थित समूह है। क्योंकि मैंने आपको बतलाया था पहले कि अगर वाक्य में शब्द वाक्य के रूप में आ रहे हैं तो उसे हम पद कहते हैं, और अगर मुक्त अवस्था में आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। तो राम ने पत्र लिखा, ये क्या हो गया, एक वाक्य हो गया कि राम ने ही क्या किया है, पत्र को लिखा है। इसलिए यहाँ पे निष्कर्ष निकल कर आ गया कि ये क्या हो गया, तो एक वाक्य हो गया। अब इसमें और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो अगर इसी में हम देखें तो वाक्य में दूसरे जो प्रश्न बनते हैं वो बनता है उद्देश्य और विधेय क्या होता है। अगर हम इसी में देखें तो क्या कहते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। जब हमने विशेषण को पढ़ा था तब हमने थोड़ी सी चर्चा पर चर्चा इसकी की थी कि उद्देश्य और विधेय से आप क्या समझते हैं, तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी कि जिसके विषय में कुछ बतलाया जाए या कहा जाए वो क्या होता है, तो उद्देश्य होता है। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो क्या होता है, तो विधेय होता है। यानी कि जिसके बारे में बतलाया जाए, जिसके बारे में कुछ बतलाया जाए, कुछ बतलाया जाए, वो क्या होता है, तो उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है, अगर हम इसकी बात कर लें तो आप कह सकते हैं उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, यानी कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या होता है, विधेय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे कहें तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, तो कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने वाक्य लिख दिया, भागता हुआ चोर पकड़ा गया, भागता हुआ चोर पकड़ा गया, भागता हुआ चोर पकड़ा गया, ये एक वाक्य दिया है। तो भागता हुआ चोर ये क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और पकड़ा गया क्या हो गया, विधेय हो गया। भागता हुआ चोर करता है और इसके विषय में क्या कहेगा कि ये पकड़ा गया, तो इसलिए क्या बन गया हमारा, ये बन गया विधेय। यानी कि उद्देश्य क्या हो गया, विधेय क्या हो गया। आशा करते आपको समझ आ गया होगा। जिसके विषय में कुछ बतलाया जाता है, कहा जाता है, वो उद्देश्य होता है। और उस उद्देश्य के विषय में जो कुछ बतलाया जाए, कहा जाए उसके बारे में, वो सब क्या होता है, तो विधेय होता है। तो आप यहाँ पर ये समझ गए वाक्य क्या है, उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो आगे हम चर्चा पर चर्चा आपसे करते हैं। ये आपने समझ लिया। अब अगर हम यहीं पे बात कर लें कि आगे इसमें जो डिस्कशन की बात होगी वो क्या होगी, तो वो हमारी होगी इसी में कि पदक्रम की बात कर लेते हैं। वाक्य में क्या कैसे आता है, तो इसमें हम पदक्रम की बात कर लेते हैं।
तो वाक्य में अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, तो कर्ता होता है। कर्ता के अगर बाद हम देख ले तो क्या आता है, तो कर्म आता है। कर्म के बाद क्या होता है, तो पूरक होता है। और पूरक के बाद क्या होता है, तो क्रिया होती है। ये वाक्य का सीक्वेंस होता है। तो कर्म इसमें दो तरह के आ सकते हैं। एक हमारा जो कर्म हो सकता है वो हो सकता है आपका गौण कर्म, और दूसरा हो सकता है मुख्य कर्म। तो कर्म अगर दो दिए गए हैं तो इसमें सबसे पहला कौन आएगा, तो गौण कर्म आता है। दूसरा कौन आएगा, तो मुख्य कर्म आता है। मुख्य कर्म आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वाक्य की जो बनावट होती है इसी आधार पर होती है। इसी तरह से वाक्य में पदक्रम आते हैं। सबसे पहले कर्ता होता है, फिर गौण कर्म होता है अगर दिया गया है, फिर मुख्य कर्म होता है, फिर पूरक होता है, और अंत में क्या होती है, तो क्रिया होती है। तो ये वाक्य का क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। जैसे मैं वाक्य लिख दूं, मोहन जाता है, मोहन जाता है, जाता है। यहां पर आप देखेंगे एक कर्ता हो गया, दूसरा क्या हो गया, क्रिया हो गया। इसी तरह से अगर हम वाक्य और लिख दें, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, तो यहां पे आप देखेंगे क्या आ गया, कर्म आ गया हमारा। इसी तरह से अगला अगर वाक्य लिख दे, सोहन ने मोहन को आम खिलाया, सोहन ने मोहन को, सोहन ने मोहन को आम खिलाया, आम खिलाया। यहां पे आप देख सकते हैं एक हो गया गौण कर्म और दूसरा क्या हो गया, मुख्य कर्म। तो इसमें दो कर्म निहित हो गए। इसी तरह से अगर और एग्जाम्पल हम लिखना चाहें तो कह सकते हैं, राकेश ने रस्सी को सांप समझा, राकेश ने रस्सी को, राकेश ने रस्सी को, रस्सी को सांप समझा, सांप समझा। यहां पे क्या हो गया, पूरक आ गया। क्या समझा, तो सांप समझा। अर्थात इन उदाहरणों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि वाक्य में क्या होता है, कर्ता हो सकता है, कर्म दो हो सकते हैं, गौण कर्म हो सकता है, मुख्य कर्म हो सकता है, पूरक भी हो सकता और क्रिया भी हो सकती है। जैसे मोहन जाता है, इस वाक्य में क्या है, तो कर्ता है और क्रिया है। राम ने पत्र लिखा, तो इसमें क्या है, कर्ता है और क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है और क्या है, क्रिया है। सोहन ने मोहन को आम खिलाया, तो इसमें दो कर्म हो गए हमारे साथ, एक हो गया गौण कर्म और एक हो गया मुख्य कर्म। अगला है राकेश ने रस्सी को सांप समझा, तो इस वाक्य में आप देख सकते पूरक भी आ गया, समाहित हो गया। तो आशा करते आप इसके पद क्रम को समझ गए होंगे। अब इसी में जो अगला एक सब टॉपिक्स आता है वाक्य के अंतर्गत, वो होता है उपवाक्य का। इसको देख लेते हैं कि उपवाक्य क्या होता है। 2 मिनट में सामने से हट जाता हूं। अब अगर हम यहीं पे देखें तो आप कह सकते हैं, अगर और इसके डीपली थोड़ा जाना चाहें तो एक दो बातें और कर लेते हैं, फिर हम आते हैं उपवाक्य पर। तो देखिए ये आप समझ गए। अगर इसी में मान लो आपको दिया गया है कि संबंधवाचक पद है या संबंधवाचक पद संबंधित विशेषण से पहले आता है ना, यानी कि संबंधवाचक पद, संबंधवाचक पद, वाचक पद विशेषण से पहले आता है। कहां से आता है, विशेषण से, विशेषण से पहले आता है। अगर वाक्य में संबंधवाचक कोई पद दिया गया है तो विशेषण से पहले आएगा हमेशा। कहाँ आएगा, तो विशेषण से पहले आएगा। अगर हम वाक्य लिखना चाहें तो देख सकते हैं, मेरा छोटा भाई 9वीं कक्षा में पढ़ता है, मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई 9वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में पढ़ता है, पढ़ता है। तो यहां देख सकते हैं मेरा छोटा भाई, ये शब्द क्या है, संबंधवाचक है। तो छोटा भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया, संज्ञा। इसके पहले क्या लगा है, विशेषण, इसलिए इसके पहले क्या आ गया, संबंधवाचक पद आ गया।
तो मेरा छोटा भाई 9वीं कक्षा में पढ़ता है। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि संबंधवाचक पद विशेषण से पहले आता है। इसी तरह से अगर हम दूसरा देख लें तो यहां कह सकते हैं क्रिया विशेषण का स्थान, क्रिया विशेषण का स्थान, क्रिया विशेषण का स्थान, क्रिया विशेषण का स्थान प्रायः क्रिया से पहले आता है, प्रायः क्रिया से पहले आता है, क्रिया से पहले आता है। अगर वाक्य में क्रिया विशेषण आया हुआ है तो ये किसके पहले आएगा, तो क्रिया से पहले आएगा। तो जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं राम आज आ गया, राम आज आ गया, आ गया। तो राम कब आ गया, तो आज आ गया, क्रिया से पहले क्या आ गया हमारा, तो क्रिया विशेषण शब्द आ गया। इसी तरह से अगर और हम देखें तो कह सकते हैं यदि वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय दिया गया है, अगर वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय दिया गया है तो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उनके मध्य में आते हैं, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय जिन शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन दोनों के मध्य में आते हैं। यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय जिन वाक्य या शब्दों को जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं उनके मध्य आते हैं, उनके मध्य आते हैं, मध्य आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे कहें तो कह सकते हैं अर्जुन तो आ गया पर भीम नहीं आया। जैसे मैंने वाक्य लिख दिया अर्जुन तो आ गया, अर्जुन तो आ गया पर भीम नहीं आया, भीम नहीं आया। ये मैंने वाक्य आपके सामने लिख दिया। अर्जुन तो आ गया पर भीम नहीं आया। तो यहाँ पे जो ये पर है ये क्या करता है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए दोनों वाक्यों के मध्य में आया हुआ है। तो ये हो गई हमारी कुछ वाक्य के पद क्रम से संबंधित बातें। अगर इसी में कोई संबोधन या विस्मयार्थ बोधक शब्द है तो उसका कैसे रखाव होगा, रख रखाव किया जाएगा वाक्य में, उसको भी देख लेते हैं। तो अगर यहीं पे कोई विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द हो, या आप कह सकते हैं विस्मयादि बोधक के साथ साथ कोई संबोधन हो, संबोधन हो, संबोधन हो, तो उसको वाक्य के आरंभ में रखते हैं। जैसे अरे आप कब आए, अरे आप कब आए, ये एक वाक्य लिखा हुआ है, अरे आप कब आए। तो विस्मय है इसलिए मैंने क्या कर दिया, संबोधन भी हो सकता है इसकी जगह पे, तो इसको वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं। अब इसी तरह से आपको अगर निपात आ जाए, निपात आ जाए, अगर वाक्य में कहीं पे निपात दिखाई दे तो इस निपात को उस शब्द से पहले रखते हैं जिस शब्द के ऊपर जोर देना होता है। ये मैंने निपात पढ़ाते वक्त भी आपको बतलाया था। तो यहाँ आप कह सकते हैं मैं घर ही गया था। जैसे मैंने वाक्य लिख दिया मैं घर ही गया था, मैं घर ही गया था। तो गया था, घर ही गया था, इसलिए जाने पे बल है तो यहाँ पे क्या गया, ही निपात आ गया। इसी तरह से इस वाक्य को और लिख सकते हैं मैं ही घर गया था, मैं ही घर गया था, घर गया था। यहाँ जाने पे जोर था इसलिए ही इसके पहले आया, यहाँ घर के पहले ही आया कि मैं ही घर गया था, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये निपात शब्द हो गए। तो अब आपको यह समझ आ गया होगा कि वाक्य के जो पदक्रम होते हैं उसमें आने वाले विभिन्न प्रकार के जो शब्द रूप हैं वो कहाँ पे आते हैं, यानी कि संज्ञा का स्थान क्या होता है, सर्वनाम का स्थान क्या होता है,
विस्मयादि बोधक अव्यय और संबोधन का क्या होता है, और निपात अगर वाक्य में आता है या संबंध बोधक अव्यय आता है तो उसको किस प्रकार से रखते हैं। कभी कभी प्रश्न में क्या कर दिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो आपको ये पद क्रम याद रखना है कि कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद पूरक, पूरक के बाद क्रिया को रखा जाता है। तो आशा करते अब आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं उपवाक्यों की, कि उपवाक्य क्या होते हैं। उपवाक्यों की बात कर लेते हैं। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें कि उपवाक्य क्या होते हैं। उपवाक्य, उपवाक्य किसे कहते हैं। एक आपने वाक्य को समझ लिया, दूसरा क्या होता है तो उपवाक्य होता है। तो ये देखिए, उपवाक्य शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का क्या होता है तो ये भी क्या होता है, एक समूह होता है। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, जिसका अपना अर्थ हो, जिसका अपना अर्थ हो, अपना अर्थ हो, और किसी वाक्य का भाग होता है, किसी वाक्य का भाग या हिस्सा होता है, भाग या हिस्सा होता है, हिस्सा होता है, क्या कहलाता है तो उपवाक्य कहलाता है। जैसे अगर हम देखें तो कह सकते हैं, मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा। मोहन ने कहा, मोहन ने कहा मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। ये वाक्य मैंने लिख दिया। मोहन ने कहा मैं खेलूंगा, ये क्या हो गया, एक उपवाक्य हो गया। यानी कि वाक्य का एक ये हिस्सा है, इसका अपना अर्थ होता है, और काय से निर्मित है तो शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपना स्वयं अर्थ रखता हो, क्या कहलाता है तो उपवाक्य कहलाता है। तो आशा करते हैं अब आपको उपवाक्य समझ आ गया होगा। अब उपवाक्य जब आप समझ लिए तो उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न यहाँ पर बनता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो उपवाक्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मुख्य उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। एक होता है मुख्य उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो उपवाक्य दो प्रकार के हो गए। एक हमारा हो गया मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य, और दूसरा हो गया तो आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य यानी कि एक हो गया मुख्य उपवाक्य और दूसरा हो गया आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य। तो अगर हम यहां पर देखें कि मुख्य उपवाक्य क्या होता है तो आप कह सकते हैं, सिपाही ने उस युवक को पीटा। सिपाही ने, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं, सिपाही ने उस युवक को पीटा, उस युवक को पीटा। इस वाक्य में एक ही क्रिया है, यानी कि जब एक ही क्रिया हो और वो भी मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हो तो उसे क्या कहते हैं, मुख्य उपवाक्य कहते हैं। जैसे दूसरा है, जिसने जेब काटी। अगर मैंने इसी वाक्य को और थोड़ा लंबा कर दिया, लिख दिया जिसने जेब काटी, जिसने जेब काटी। अब इस वाक्य को अगर पढ़ें तो ऐसे कह सकते हैं, सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी। तो ये हो गया मुख्य वाक्य, और ये क्या हो गया, जिसने जेब काटी, आश्रित उपवाक्य हो गया। यानी कि ये इसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो मुख्य उपवाक्य के ऊपर आधारित होते हैं या उनके ऊपर डिपेंडेंसी होती है, इसलिए क्या कहलाते हैं, आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये तीन तरह के होते हैं। आश्रित उपवाक्य कितने तरह के होते हैं तो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य।
और अगला होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो उपवाक्य कितने तरह के हो गए? 2 तरह के, मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य 3 तरह के, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो ये हो गए हमारे कितने तरह के? 3 तरह के हो गए। तो अब हम एक एक को पढ़ेंगे कि संज्ञा उपवाक्य क्या है, विशेषण उपवाक्य क्या है और क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है। तो आइए देखते हैं संज्ञा उपवाक्य। तो जब हम संज्ञा उपवाक्य की बात करते हैं तो यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले हम संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य की बात कर लेंगे आप। इसे हम इंग्लिश में नाउन क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नाउन क्लास कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आया हो, यानी कि मुख्य उपवाक्य के संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त उपवाक्य क्या कहलाता है? संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। यानी कि जिस वाक्य में, यानी कि किसी भी वाक्य में कोई आश्रित उपवाक्य है और वो किसके स्थान पर आया है? मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आया है, तो वो क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहे तो आप कह सकते हैं कौशल्या नहीं आएगी, सुमित्रा जानती थी। कौशल्या नहीं आएगी, कौशल्या नहीं आएगी, सुमित्रा जानती थी। सुमित्रा जानती थी। यहाँ पे मुख्य उपवाक्य है। मुख्य वाक्य क्या है? कौशल्या नहीं आएगी। क्यों? सुमित्रा जानती थी। तो दोनों संज्ञा के स्थान पर आए हुए हैं। इसी तरह से अगर कहें कि दादी जी सदा कहा करती थी, दादी जी सदा कहा करती थी, यानी कि दादी जी सदा कहा करती थी कि आलोक महान व्यक्ति बनेगा, कि आलोक महान व्यक्ति बनेगा, आलोक महान व्यक्ति बनेगा। यहां पे आप देख सकते हैं इसमें कि दादी जी सदा कहा करती थी कि आलोक महान व्यक्ति बनेगा। तो दादी जी सदा कहा करती थी, आलोक महान व्यक्ति बनेगा। तो ये क्या हो गया? उपवाक्य हो गया। किसके स्थान पर आया है? तो मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आया है, इसलिए क्या हो गया? हमारा नाउन क्लॉज बन गया। अब अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कुछ नोट डाल के, तो आप ये कह सकते हैं कि संज्ञा उपवाक्यों के आरंभ में प्रायः की शब्द आता है ना। नोट डाल के कैसे पहचानेंगे? तो संज्ञा उपवाक्यों के प्रारंभ में क्या आता है? तो की शब्द जुड़ा होता है। तो इससे आप ये समझ जाएंगे कि क्या है, ये हमारी संज्ञा उपवाक्य है। ये मुख्य उपवाक्य के द्वारा किससे जुड़े होते? की शब्द से जुड़े होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बतलाया कि जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं वो मुख्य उपवाक्य के साथ की शब्द से जुड़े होते हैं। अब इसी तरह से अगर हम कहें आपसे, जैसे एग्जाम्पल एक और लिखना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि जैसे कुसुम जानती है कि पूर्वा को ही पुरस्कार मिलेगा। कुसुम जानती है कि पूर्वा को पुरस्कार मिलेगा। पूर्वा को पुरस्कार मिलेगा। ये वाक्य आप देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि संज्ञा उपवाक्य वाक्य के आरंभ में आ जाते हैं, है ना। ये पहला नोट आपने समझ लिया। दूसरा अगर देखें, यदि संज्ञा उपवाक्य वाक्य के आरंभ में आ जाएं,
वाक्य के आरंभ में आ जाते हैं तो की का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो की का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे गुरु जी कहते हैं कि वे प्रवचन देंगे, है ना। गुरु जी कहते हैं कि वे प्रवचन देंगे। जैसे मैंने कह दिया वह प्रवचन देंगे, कामा गुरु जी कहते हैं। वे प्रवचन देंगे, कामा गुरु जी कहते हैं। गुरु जी कहते हैं, ये वाक्य लिखा। अगर इसको मैं ऐसे लिख देता गुरु जी कहते हैं कि वे प्रवचन देंगे, तो की जुड़ जाता, लेकिन वे प्रवचन देंगे ये उपवाक्य हो गया संज्ञा, गुरु जी कहते हैं ये मुख्य उपवाक्य हो गया, इसलिए ये कामा के द्वारा जुड़े होते हैं। तो आशा करते हैं अब आपको ये संज्ञा उपवाक्य समझ आ गया होगा। आगे अगर हम देख लें तो कह सकते हैं विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं। विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं। अब हम बात किसकी कर लेते हैं, तो विशेषण उपवाक्य की कर लेते हैं। तो देखिए विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य विशेषण उपवाक्य। तो विशेषण उपवाक्य की जब बात करेंगे, देखिए अगर मान लो विशेषण उपवाक्य क्या होता है, मुख्य उपवाक्य में आने वाले, मुख्य उपवाक्य में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यानी कि मुख्य उपवाक्य में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले उपवाक्यों को क्या कहते हैं, तो विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो आप कह सकते हैं आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे। आपकी वह पुस्तक कहाँ है, आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे, जो आप कल लाए थे। तो यहां देख सकते हैं संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही, जो आप कल पुस्तक लाए थे आज वो कहाँ है, इसलिए क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य हो गया। इसी तरह से और अगर लिखना चाहें तो कह सकते हैं जो पैसे मुझे मिले थे वह खर्च हो गए। जो पैसे मुझे मिले थे, जो पैसे मुझे मिले थे वह खर्च हो गए, वह खर्च हो गए। यानी कि जो पैसे मुझे मिले थे वह क्या हो गए, खर्च हो गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि संज्ञा की ही विशेषता बतलाई जा रही है ना, इसलिए कैसे उपवाक्य हो गए, तो विशेषण उपवाक्य हो गए। यहाँ पे अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हैं कि विशेषण उपवाक्यों का आरंभ प्रायः, अगर इनको पहचानने की बात करें तो नोट डाल के लिख लीजिएगा कि इनको पहचानने के लिए उपवाक्य में या उपवाक्य के प्रारंभ में क्या आते हैं शब्द, जो, यानी कि उपवाक्य के प्रारंभ में जो शब्द आ जाता है, जिसे, जिसमें, जिसने, जो, जिसे, जिसमें, जिसने, ये शब्द आते हैं वो उपवाक्य कैसा होगा, तो वह उपवाक्य विशेषण उपवाक्य होगा। अगर किसी भी उपवाक्य से पहले जो, जिसे, जिसमें, जिसने इत्यादि शब्द आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तो वो विशेषण उपवाक्य हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे संज्ञा उपवाक्य में क्या आता था, तो की शब्द आ जाता था, उसी तरह से इसमें क्या होता, तो ये शब्द आ जाते हैं।
तो ये हमारा हो गया विशेषण उपवाक्य। अब अगर हम आगे आपसे बात कर लें तो कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं, देख लीजिए। क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य की बात कर लेते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जब हम क्रिया विशेषण उपवाक्य की बात करेंगे तो आप यहां पर कह सकते हैं कि किसी वाक्य में आने वाले जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, यानी कि मुख्य उपवाक्य में आने वाली क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले उपवाक्यों को क्या कहते हैं, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यानी कि मुख्य वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाने वाले उपवाक्यों को हम क्या कहते हैं, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो कह सकते हैं, जब घंटी बजी फोन उठा लिया। जब घंटी बजी फोन उठा लिया। जब घंटी बजी फोन उठा लिया। तो यहाँ ये वाक्य लिखा है कि जब घंटी बजी तो फोन क्या कर लिया, उठा लिया। तो जब घंटी बजी तो फोन उठा लिया, यानी कि फोन कब आपने उठाया, जब घंटी बजी। तो ये क्या हो गया, क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसलिए क्या बन गया हमारा, क्रिया विशेषण उपवाक्य बन गया। अगर हम क्रिया विशेषण उपवाक्य की बात करें तो कह सकते हैं कि ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के माने जाते हैं। क्योंकि क्रिया विशेषण आपने जब पढ़ा था तो उसी आधार पे ये 5 प्रकार के माने जाते हैं। इसमें अगर हम देख लें तो जो हमारा यहाँ पे पहला होता है वह होता है कालवाचक। क्या होता है, तो कालवाचक होता है। यानी कि कालवाचक से क्या है, ये समय बोध कराता है, यह समय बोधक होता है। कैसा होता है, तो समय बोधक होता है वो। यानी कि क्रिया विशेषण उपवाक्य 5 तरह के होते हैं। पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये समय का बोध कराते हैं। जैसे जब पुजारी आएंगे भक्त जन पूजा करेंगे। जब पुजारी आएंगे भक्त जन पूजा करेंगे। भक्तजन पूजा करेंगे, यानी कि जब तक पुजारी नहीं आएंगे तब तक भक्तजन पूजा नहीं करेंगे। तो आने का भाव किसमें निहित है, भक्तजन तभी पूजा करेंगे, इस उपवाक्य में निहित है। इसलिए आप इसे कह सकते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। इसी तरह से अगर हम आपसे कहें, अंडरलाइन कर देते हैं इसको, कि दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हमारा हो जाएगा रीतिवाचक। क्या हो जाएगा, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। यहां से क्या दिखाई देता है, तो ढंग या तरीका या सलीका कह सकते हैं, आपको दिखाई देगा। जैसे उसमें समय दिखता था, जैसे जैसा या जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। वैसी नौकरी मिल गई। यहां आप देख सकते हैं जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। ये क्या हो गया, रीतवाचक हो गया। इसी तरह से अगला है स्थानवाचक। तीसरा क्या हो जाएगा, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य बन जाता है। यहां से स्थान का भाव निकलता है, स्थान का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे उस घर में शांति रहती है जहां परिवार के सदस्य मिलकर रहते हैं। उस घर में शांति रहती है। उस घर में शांति रहती है जहां
परिवार के सदस्य मिलकर रहते हैं, जहां परिवार के सदस्य मिलकर रहते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उस घर में शांति रहती जहां परिवार के सदस्य क्या करते हैं, तो मिलकर रहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, स्थानवाचक हो गया। जैसे अगर इसमें उपवाक्य देखें तो ये हमारा उपवाक्य हो जाएगा, है ना। इसी तरह से जो चौथा होता है हमारा, वह होता है आपका परिमाणवाचक। यानी कि जहां पे मात्रा या परिमाण की बात की जाए, वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे जितना पानी जमा था उतना बह गया, जितना पानी जमा था उतना बह गया, ये एक वाक्य मैंने लिख दिया। इसमें अगर आप देखेंगे कि जितना और उतना बह गया, ये किसकी बात कर रहे हैं, मात्रा की बात कर रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। इसी तरह से अगला अगर हम कहें कार्य कारणवाचक, है ना, जहां पे जो हमारा पांचवा होता है वो क्या होता है, कार्य कारणवाचक होता है। कार्य कारणवाचक, जब कोई कार्य किसी कारणवश होता है तो वहां पे क्या होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य कैसा होता है, तो कार्य कारणवाचक होता है। जैसे यदि कूलर ठीक होता तो गर्मी नहीं लगती, यदि कूलर ठीक होता तो गर्मी नहीं लगती, आप ये देख सकते हैं, यदि कूलर ठीक होता तो गर्मी नहीं लगती। तो एक कारण है तभी दूसरा वाक्य उस पर डिपेंड है, इसलिए इसे कार्य कारणवाचक कहते हैं। इसमें जैसे यद्यप, तथापि, क्योंकि, ताकि इत्यादि शब्द आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, उपवाक्य हो गए। अब अगर हम बात कर लें इसके दूसरे हिस्से की, तो वो होता है वाक्य भेद। तो आपने क्या पढ़ा आज, वाक्य पढ़ लिया, वाक्य के बाद आपने पढ़ लिया उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होते हैं, इसको आपने समझा। फिर आपने समझा कि उपवाक्य क्या होते हैं, और जो वाक्य में शब्द या पद होते हैं उनका क्रम क्या होता है। तो आज आपने इतना पढ़ लिया, उपवाक्यों के बारे में समझ लिया। अगला जो इसका दूसरा हिस्सा हो गया, दूसरी कक्षा होगी वाक्य की, वो होगी वाक्य के भेदोपादायित, हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।